सबसे पहले तो सभी को जय हिंद। हमारा जो रिवीजन क्लासेस चल रही थी सेकंड बुक की, जिसमें चैप्टर फर्स्ट था जनसंख्या घनत्व वितरण एवं संगठन, आज हम उसका जो एक टॉपिक बचा हुआ है जनसंख्या संगठन, उसको कवर करते हैं। एक चीज और है, आपकी जो जियोग्राफी का टाइम टेबल है बोर्ड एग्जाम का, वो आ चुका है। 20 मार्च को जियोग्राफी का आपका पेपर है। तो हमें लगभग इस जो चैप्टर का है उसके तो 2 वीडियो कवर किए हैं, लेकिन आगे हम ये ध्यान में रखते हुए कि एग्जाम बड़ी जल्दी आने वाली है, 20 मार्च का समय है, तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो इसलिए एक टॉपिक के अंदर हम एक वीडियो के अंदर पूरा जो चैप्टर है उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जनसंख्या संगठन। सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जनसंख्या संगठन होता क्या है। तो जो जनसंख्या होती है, अगर जनसंख्या संगठन की मैं बात करूं तो जनसंख्या में आयु वर्ग, लिंगानुपात, साक्षरता, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, भाषाई संगठन, धार्मिक संगठन आदि का जो तुलनात्मक अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? जनसंख्या संगठन। अगर आपसे बोर्ड में पूछ लिया जाए कि जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है, तो आप लिखोगे जनसंख्या में आयु वर्ग, साक्षरता, लिंगानुपात, भाषा, धार्मिक, धर्म, भाषा, धर्म व नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या का तुलनात्मक अध्ययन है, वो जनसंख्या संगठन कहलाता है। तो सबसे पहले जनसंख्या संगठन की परिभाषा की जनसंख्या में आयु वर्ग, साक्षरता, लिंगानुपात, भाषा, धर्म, ग्रामीण व नगरीय आदि का तुलनात्मक अध्ययन है, वो क्या कहलाता है? जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन में हम हमारे चैप्टर के अनुसार बात करें तो हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या संगठन, दूसरा जो हमारा है वो भाषा संगठन, तीसरा जो है वो है धार्मिक संगठन, और चौथा हम इसमें पढ़ने वाले हैं श्रमजीवी संगठन। तो हमारे सिलेबस के अंदर ग्रामीण व नगरीय संगठन, भाषा संगठन, धार्मिक संगठन व श्रमजीवी संगठन, इनका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देरी नहीं करते हुए हम एक एक टॉपिक के बारे में वो अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आ रहा है ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या संगठन। सबसे पहले जो हमारा जनसंख्या संगठन में टॉपिक है वो है ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या संगठन। बात की जाए, आप सबको पता है कि भारत गांवों का देश है, गांव प्रधान या कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ की अधिकांश जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती है। 2011 के मैं आंकड़ों की अगर बात करूं तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 68.8% है, और मैं नगरीय जनसंख्या की बात करूं तो ये 31.2% है। यानी भारत में 2011 के अनुसार देखा जाए तो भारत की कुल जनसंख्या का 68.8% गांवों में निवास करता है और 31.2% है वो शहरों में निवास करता है। बात की जाए भारत के अंदर कुल गांवों की, तो भारत में कुल गांवों की जो जनसंख्या है वो 64,0867, यानी 64,64,867। तो भारत में कुल जो गांवों की संख्या है वो 64
1,08,67 जनसंख्या गांवों की संख्या है वो लगभग रखी गई है, जिसमें आप देखोगे कि 68.8% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। लेकिन हम एक चीज देखें, आजादी के समय अगर मैं 1951 के लगभग आंकड़ों की अगर बात करूं तो ये ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो लगभग था कि 1900 आंकड़ों के अनुसार 83% लगभग जनसंख्या थी वो गांव में थी और बाकी आपकी 16 और 17% जनसंख्या वो नगरों में थी। तो हम आजादी के बाद अभी तक देखें तो धीरे धीरे ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो घट रहा है और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भारत में अगर बात की जाए सर्वाधिक गांव वाले राज्य की मैं बात करूं तो सर्वाधिक जो गांव वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। यानी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक गांवों की संख्या है तो वो उत्तर प्रदेश है। लेकिन एक चीज और हम ध्यान देंगे कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। ये ऐसा राज्य है कि जहां आज भी निवासी प्रतिशत या 89.46% जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती है। मात्र यहाँ की 10% जनसंख्या है वो नगरों में निवास करती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। अगर मैं नगरीय जनसंख्या की बात करूं, नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत के हिसाब से बात करूं तो नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत में सबसे आगे जो राज्य है वो गोवा, यानी गोवा में सर्वाधिक लोग हैं वो नगरों में निवास करते हैं। तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है गोवा और दूसरा स्थान आता है तमिलनाडु का। तो प्रतिशत के हिसाब से ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में है और प्रतिशत के हिसाब से नगरीय जो जनसंख्या की बात करूं, नगरीय जनसंख्या है वो गोवा के अंदर बसती है। यहां एक चीज देखने वाली है कि मैंने आपको बताया कि आजादी के समय भारत के अंदर 85% जनसंख्या गांवों में लगभग निवास करती थी, शहरों में लगभग 16 या 17% जनसंख्या थी। वहीं हम 2011 के आंकड़ों को देखते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या घटकर 68.8% हो गई और नगरीय जनसंख्या बढ़कर है वो 31.2% हो गई। और यहां से एग्जामिनर एक प्रश्न बना सकता है और प्रश्न इस प्रकार से बनाएगा कि भारत में नगरीय जनसंख्या बढ़ने के कारण, नगरीय जनसंख्या बढ़ने के कारण, अभी आपको पता है कि नई क्लास हमने स्टार्ट की है कैमरे के ऊपर, तो कैमरे पर थोड़ा ऑफलाइन जैसा माहौल बनाने में टाइम लगेगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपका जो रिवीजन जैसे ऑफलाइन में चलता है उसी हिसाब से चले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न है वो कवर हो। तो नगरीय जनसंख्या बढ़ने के कारण पूछ सकता है या ग्रामीण जनसंख्या घटने के कारण पूछ सकता है, एक ही बात है दोनों में। तो यहां से एक प्रश्न ये बन रहा है कि क्या कारण है कि भारत में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है या क्या कारण है कि भारत में लगातार ग्रामीण जनसंख्या है वो घट रही है। तो इसके लिए आपको कुछ कारण है वो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं जो ध्यान में रखना है और यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला कारण है गांवों में रोजगार की कमी। गांवों में रोजगार की कमी, क्योंकि गांवों के अंदर आपको पता है रोजगार होता नहीं, कृषि अलाभकारी हो रही है। इस वजह से जो गांवों में खेती करने वाले लोग थे उनके पास रोजगार के साधन है नहीं और रोजगार की तलाश में वो लोग हैं गांवों को छोड़कर शहरों में चले जाते हैं। तो पहला कारण है गांवों में रोजगार की कमी। दूसरा, अगर मैं मुख्य अगर पॉइंट लेना चाहूं तो नगरों में शिक्षा क्या है अच्छी, तो नगरों में शिक्षा का स्तर गांवों से उच्च होना। ज्यादातर लोग गांवों को क्यों छोड़ते हैं, या तो वो कहीं उनको रोजगार मिल जाता है या तो सर्विस में लग जाते हैं तो वो शहरों में चले जाते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, पहला कारण तो है कि वो रोजगार की तलाश में जाते हैं, दूसरा कारण है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा का
अच्छी शिक्षा देने के लिए है वो शहरों में चले जाती हैं, क्योंकि शहरों में जो शिक्षा का स्तर है वो गांवों से उच्च होता है। तो दूसरा आपका प्रमुख जो पॉइंट है वो ये है कि नगरों में शिक्षा का स्तर गांवों से उच्च होना। और तीसरा महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है वो आता है कि शहरों में परिवहन, चिकित्सा, मनोरंजन के साधन गांवों से अधिक होना। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो शहरों में परिवहन, चिकित्सा और मनोरंजन के जो साधन है वो गांवों की तुलना में अधिक होना। इसलिए आपको पता है कि परिवहन की सुविधा, चिकित्सा सुविधा आदि की सुविधा के लिए लोग हैं वो गांवों से कहाँ जाते हैं, शहर जाते हैं। शहरों के अंदर आप देखोगे कि चिकित्सा सुविधा अच्छी मिलती है, परिवहन की सुविधा अच्छी मिलती है, मनोरंजन के साधन, लोगों का मन लगा रहता है। इस वजह से लोग हैं वो शहरों की तरफ ज्यादा जाते हैं। और अंतिम जो महत्वपूर्ण कारक है वो आप लिख सकते हो कृषि का अलाभकारी होना, क्योंकि गांवों का मुख्य जो रोजगार था वो कृषि था और कृषि के ऊपर ही गांव की अर्थव्यवस्था निर्धारित थी। लेकिन वर्तमान समय में आप देख रहे हो कि कृषि में लगातार किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसकी वजह से कृषि अलाभकारी हो रही है और कृषि का अलाभकारी होने से लोग हैं अन्य रोजगार के लिए है वो शहरों की तरफ पलायन करते हैं। तो यहां देखो एक प्रश्न बन गया कि नगरीय जनसंख्या बढ़ने के क्या कारण है। तो पहला, गांवों में रोजगार की कमी। दूसरा, नगरों में शिक्षा स्तर गांवों से उच्च होना। तीसरा, शहरों में परिवहन, चिकित्सा, मनोरंजन की सुविधा गांवों से अधिक होना। और चौथा कारण है कृषि का अलाभकारी होना। इन वजह से लोग हैं वो गांवों को छोड़ते हैं और शहरों की तरफ जाते हैं, जिससे गांवों की जनसंख्या घटती है और शहरों की जनसंख्या बढ़ती है। तो यहां हम ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या संगठन में देखते हैं छोटे छोटे प्रश्न, क्योंककि हमें इनको ही ज्यादा कवर करना है। तो सबसे पहले देखें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? 68.8%। जबकि नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 31.2%। फिर बात की जाए भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। अब एक सीधी सी बात यह भी ध्यान में रखना, अगर ये ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में सबसे अधिक है तो नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में ये ऑटोमेटिक सबसे क्या हो गया? कम। क्यों? क्योंकि यहां अगर ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत अधिक है तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या मिलेगा? कम। और हिमाचल का नगरी ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 89.46, यानी लगभग 90% जनसंख्या हिमाचल की गांवों में निवास करती है। मात्र 10% जनसंख्या है वो शहरों में निवास करती है। फिर बात की जाए कि नगरीय जनसंख्या के अंदर सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य का है? तो वो राज्य आता है गोवा। और फिर आपका 1.5 नंबर के प्रश्नों में पूछ सकता है कि नगरीय जनसंख्या के बढ़ने के कारण या ग्रामीण जनसंख्या के घटने के क्या कारण है? तो पहला है गांवों में रोजगार की कमी। दूसरा, नगरों में शिक्षा का स्तर गांवों से उच्च होना। तीसरा, शहरों में परिवहन, चिकित्सा और मनोरंजन की सुविधा गांवों से अधिक होना। और चौथा, कृषि का अलाभकारी होना। तो इसकी वजह से है वो नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अब यह था हमारा ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या संगठन। अब हम आगे बात करते हैं भाषाई संगठन की। भाषा के आधार पर हम देखते हैं कि भारत में भाषाई संगठन है वो किस प्रकार से पाया जाता है। तो देखो, भाषाई संगठन, अगर भारत में भाषाई संगठन की मैं बात करूं तो भारत में जो भाषाई संगठन का सबसे पहले जो उल्लेख है वो 1903 से लेकर 1928 के बीच में
पहला वर्गीकरण आया और ये वर्गीकरण दिया गया था ग्रियर्सन के द्वारा। एक ग्रियर्सन महोदय थे, उन्होंने सबसे पहले भारत के भाषाई सर्वेक्षण किया। तो भारत का भाषाई जो सर्वेक्षण है, प्रथम जो सर्वेक्षण ज्ञात सर्वेक्षण है, वो 1903 से 1928 के बीच में किसके द्वारा दिया गया? ग्रियर्सन महोदय के द्वारा यह सर्वेक्षण दिया गया। और ग्रियर्सन महोदय ने जो सर्वेक्षण दिया, इस सर्वेक्षण के अंदर इसने भारतीय भाषाओं को दो भागों में बांटा। पहले तो मुख्य भाषाएं और फिर उनकी जो उपबोलियां होती है वो। तो ग्रियर्सन महोदय ने भारतीय भाषाओं को 179 भाषाओं में, तो इन्होंने बताया कि भारत में कुल 179 भाषाएं हैं और 544 बोलियां हैं। तो यहां से एक छोटा प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि ग्रियर्सन महोदय के अनुसार भारत में कितनी भाषाएं व कितनी बोलियां हैं? तो 179 भाषाएं और 500 बोलियों के अंदर इन्होंने क्या किया था? वर्गीकृत किया था। हालांकि इनके वर्गीकरण में कुछ कमियां भी है, लेकिन हम भाषाई संगठन पढ़ रहे हैं तो इनके ज्यादा विस्तार में नहीं जाकर हम आगे चर्चा करते हैं कि जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान के अंदर मात्र 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अंदर 22 भाषा का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है, जिसके अंदर आपको पता है कि राजस्थानी का भी क्या नहीं है? नंबर नहीं है। और काफी समय से इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। राजस्थानी भाषा के जो समर्थक हैं वो इसके लिए आंदोलन करते हैं। तो भारतीय जो संविधान है उसमें सिर्फ 22 भाषाओं का क्या है? मान्यता प्राप्त है। और यह संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर इनको स्थान दिया गया है। जो संविधान की 8वीं अनुसूची थी और मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, बाकी बाद में जोड़ी गई। तो जो 8वीं अनुसूची थी, 8वीं अनुसूची के अंदर भाषाओं का उल्लेख था। और वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। मैं संविधान में बात करूं तो संविधान की भाषाओं के अनुसार बात करूं तो सबसे जो अधिक बोले जाने वाली भाषा है भारत में, बोले जाने वाली जो भाषा है वो हमारी हिंदी भाषा है। वो देश में सर्वाधिक बोली जाती है। उसके बाद में अगर मैं दूसरी भाषा की बात करूं, सर्वाधिक बोले जाने वाली अगर दूसरी भाषा की बात करूं तो दूसरी भाषा आपकी आती है बंगला। पश्चिम बंगाल की जो भाषा है बंगला, वो भारत के अंदर दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली क्या है? भाषा है। इसको बंगाली भी बोल देते हैं। तो बंगला जो भाषा है या बंगाली भाषा है उसका भारत में दूसरा स्थान है। और सबसे ज्यादा जो बोले जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? हिंदी। अब मैं अगर देखूं कि सबसे कम भारतीय संविधान में उल्लेखित भाषाओं में जो सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है उसके अंदर 1% से कम ही बोली जाती है, वो आती है संस्कृत। संस्कृत भाषा है वो देश के अंदर सबसे कम बोली जाती है। इसके अलावा एक भाषा है बोडो। तो संस्कृत और बोडो ऐसी भाषा है जो सबसे कम बोली जाती है। हालांकि भारत की सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत मानी जाती है, लेकिन देश में बोली जाती है सबसे कम। तो यहां से हम देखेंगे आगे बढ़ने से पहले कि भारत के सबसे पहले भाषाई संगठन या सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया? ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। इन्होंने भारतीय भाषाओं और बोलियों को कितने भागों में बांटा? तो इन्होंने 179 भाषाएं और 554 बोलियों के अंदर विभाजित किया। फिर बात आती है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। और किस अनुसूची में है ये? 8वीं अनुसूची। फिर बात करते हैं देश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। और दूसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दूसरी सबसे बोले जाने वाली भाषा बंगाली भाषा। और सबसे कम बोले जाने वाली देश में भाषा है वो है संस्कृत। अब जो हमारी ये भाषा है, इनको अगर भाषा वर्गों के अंदर विभाजित करें तो ये प्रमुख रूप से 4 वर्गों के अंदर विभाजित होती है। तो हम आगे पढ़ते हैं भारत में भाषा वर्ग।
भाषाई संगठन के अंदर हम भारतीय भाषाओं का अगर वर्गीकृत करें तो 4 भाषाओं में क्या है, ये वर्गीकृत है। और भारतीय भाषाओं के वर्गों में हम इनको देखते हैं। भाषा वर्ग, अगर भाषा वर्ग देखा जाए तो भारत में 4 वर्ग पाए जाते हैं। सबसे पहले आता है सबसे पहला जो भाषा वर्ग है वो इंडो यूरोपियन, जिसे भारतीय आर्य भी कहा जाता है। पहला जो भाषा वर्ग है वो इंडो यूरोपियन, जिसे कहा जाता है भारतीय आर्य। और ये जो आर्य भाषा है, इंडो यूरोपियन या भारतीय आर्य, ये देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है और इसका प्रतिशत है 73%। यानी भारत सबसे ज्यादा इसी वर्ग के भाषा वर्ग है। जैसे हमारी राजस्थानी हो गई, हरियाणवी हो गई, पंजाबी हो गई या महाराष्ट्र की मराठी हो गई, ये सभी भाषाएं इसी वर्ग की मानी जाती है। इसी ग्रुप की क्या है, भाषा, जिसे इंडो यूरोपियन या भारतीय आर्य भाषा के अंदर रखा जाता है। और देश में सबसे ज्यादा यही भाषा बोली जाती है 73%। दूसरा जो प्रमुख भाषा वर्ग है वो आता है द्रविड़। और द्रविड़ आप सबको पता है दक्षिण, द्रविड़ एक दक्षिण की शैली भी है। तो द्रविड़ जो भाषा है वो दक्षिण भारत की प्रमुख रूप से भाषा है। और द्रविड़ भाषा है वो देश में 20% लोगों के द्वारा बोली जाती है। ये अधिकतर भाषा है वो दक्षिण भारत। एक चीज और ध्यान में रखना, जो इंडो यूरोपियन 73% भाषा बोली जाती है वो अधिकांश उत्तर भारत, संपूर्ण उत्तर भारत, वैसे तो संपूर्ण भारत में ही बोली जाती है लेकिन ज्यादातर ये संपूर्ण उत्तर भारत। और द्रविड़ जो भाषा है वो दक्षिण भारत, पूरा जो दक्षिण भारत है, जिसके अंदर महाराष्ट्र का तक का एरिया, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये उड़ीसा, ये सब द्रविड़ भाषा के क्या है, क्षेत्र है। तो 20% ये बोली जाती है। अगली जो भाषा आती है भारत की प्रमुख, जो आती है ऑस्ट्रिक निषाद, ऑस्ट्रिक या निषाद, ऑस्ट्रिक या निषाद। और इस भाषा का जो प्रतिशत है वो 1.38%। ऑस्ट्रिक जो निषाद भाषा है ये प्रमुख रूप से आदिवासी क्षेत्रों की भाषा है। ये देश में 1.38% बोली जाती है। इस भाषा का जो क्षेत्र की मैं बात करूं तो अपने जो आदिवासी बेल्ट के राज्य हैं, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, इसके अलावा आपका पश्चिम बंगाल हो गया, उसके अलावा उड़ीसा हो गया, तो मणिपुर, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, और सर्वाधिक आपको पता है एसटी समुदाय का जो बड़ा राज्य है वो मध्य प्रदेश है। तो एमपी के कुछ क्षेत्रों में भी ये बोली जाती है। तो प्रमुख रूप से ऑस्ट्रिक और निषाद देश में 1.38% लोग हैं वो इस भाषा का यूज करते हैं। ये मुख्य रूप से आदिवासी लोगों की भाषा है। ज्यादातर ये मेघालय, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है वहां बोली जाती है। अगली जो चौथा भाषा वर्ग आता है वो आपका है चीनी तिब्बती। चीनी तिब्बती, तो ये आपको पता ही है, चीनी तिब्बती, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, चीन और तिब्बत की भाषा। चीनी और तिब्बती जो भाषा वर्ग है वो देश में सबसे कम बोला जाता है और इसका प्रतिशत है 0.8%, यानी 1% से भी कम बोली जाती है। और जिस प्रकार से नाम है चीनी और तिब्बत, तो ये चीन और तिब्बत से जो सटे हुए भारत के राज्य हैं, यानी जो भारत के उत्तरी राज्य हैं जिनकी सीमा तिब्बत या चीन से लगती है, उन्हीं के अंदर ये बोली जाती है। ज्यादातर ये जम्मू एंड कश्मीर, फिर आपको पता है हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है, उसके बाद में आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, सिक्किम आता है। तो ये प्रमुख रूप से जो चीन से सटे हुए राज्य हैं, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके अलावा
हिमाचल प्रदेश हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, तो उसके अंदर ये भाषा बोली जाती है। तो बात की जाए कि भारत में भाषा को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 4 वर्गों के अंदर। और कौन कौन से 4 वर्ग हैं, तो सबसे पहले आता है इंडो यूरोपियन, जिसे आर्य भाषा भी कहा जाता है। दूसरी आती है द्रविड़, जो दक्षिण भारत की प्रमुख रूप से भाषा है। तीसरी आती है ऑस्ट्रिक निषाद, जो 1.38% लोगों द्वारा बोली जाती है और प्रमुख रूप से आदिवासी क्षेत्र, कौन कौन से राज्यों के, मेघालय हो गया, इसके अलावा पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और एक केंद्र शासित प्रदेश का और भी नाम लिख सकते हो, निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहां पर भी इस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो ये आदिवासी क्षेत्रों के अंदर आदिवासी समुदाय के लोगों की क्या है, भाषा है। और अगली आती है चीनी और तिब्बती। ये भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषा वर्ग है। ये प्रमुख रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यानी वो राज्य जो चीन या तिब्बत के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं, तो वहां इसको बोला जाता है। तो हमने भाषा वर्ग में पढ़ा कि देश के अंदर सबसे पहले जो भाषाई सर्वेक्षण है वो 1903 के लगभग ग्रिसेन महोदय के द्वारा किया गया। उन्होंने 179 भाषाएं और 554 बोलियों के अंदर विभाजित किया। फिर भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का हमने उल्लेख पढ़ा, जो 8वीं अनुसूची में क्या है, उल्लेखित है। फिर हमने देखा कि भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली बोली है वो हिंदी है, उसके बाद में दूसरा स्थान है वो बंगाली का है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि भारत में सबसे कम बोले जाने वाली बोलियों में संस्कृत आती है, उसके बाद में आपकी बोडो आती है और मणिपुरी आती है। तो ये संस्कृत, बोडो और मणिपुरी भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा है। और फिर हमने ये भाषा वर्ग पढ़ा कि भारत में 4 भाषा वर्ग है। पहला है इंडो यूरोपियन भारतीय आर्य, सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है 73%, और संपूर्ण भारत या उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है। द्रविड़ का 20% है, जो दक्षिण भारत में बोली जाती है। ऑस्ट्रिक 1.38% है, जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में बोली जाती है। और चीनी और तिब्बती सबसे कम बोले जाने वाला भाषा वर्ग है, 0.8%, जो चीन से सीमा रेखा बनाने वाले राज्यों में बोली जाती है। तो यह हुआ हमारा भाषा संगठन। अब हम आगे चर्चा करते हैं धार्मिक संगठन की। देखो रिवीजन क्लासें चल रही है, अब समय भी कम बचा है, तो हम चाहते हैं कि जितने भी आपके चैप्टर हैं वो जल्दी जल्दी एग्जाम से पहले है आप तक पहुंचे, और रोज आपके पास में एक चैप्टर है वो उपलब्ध हो, ताकि आप इसका रिवीजन कर सके और छोटे प्रश्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सको। तो अगला भाषाई संगठन के बाद में हम देखते हैं धार्मिक संगठन। तो ऑफलाइन क्लासों पे आपको पता है वहां टाइम ज़्यादा लगता है, यहाँ एक चीज़ और है कि टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि कैमरे पे पढ़ाना भी कितना है हार्ड बात है, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ाते जाता हूँ, हमें और कोई बात करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो अभी इतना ही। अगली बार जब हमारा जो जियोग्राफी के चैप्टर चलेंगे, तो फिर हम एक एक चैप्टर है उसको जब ऑनलाइन पढ़ाएंगे तब समझा कर आगे बढ़ेंगे। तो अगर कोई दिक्कत आती हो तो आप वीडियो के अंदर जो कमेंट होते हैं उनमें लिख के बताया करो कि इस प्रकार से, तो हम उसी प्रकार से एडजस्ट करते जाएंगे। तो आगे हम देखते हैं धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन, भारत के अंदर धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन की अगर मैं बात करूं तो भारत में प्रमुख रूप से सबसे पहले देखता हूं कि कौन कौन से धर्म पाए जाते हैं। भारत के अगर मैं धार्मिक संगठन की बात करूं तो भारत में सर्वाधिक आप सबको पता है हिंदू जनसंख्या, क्योंकि नाम ही इसका हिंदुस्तान। तो हिंदुओं का स्थान था, हिंदू जनसंख्या सर्वाधिक थी। फिर आपको पता है कि धीरे धीरे इन हिंदू धर्म से ही अन्य धर्म उत्पन्न हुए, या फिर कोई विदेशी जो धर्म है उन्होंने भारत में प्रवेश किया।
तो इस प्रकार भारत में फिर हिंदू के बाद में जो दूसरा प्रमुख धर्म आता है वो मुस्लिम धर्म आता है। मुस्लिम धर्म के बाद में अगर बात करूं तो तीसरे नंबर पर ईसाई इस देश में है। एक क्रम भी याद रखना आप, सबसे ज्यादा हिंदू है, दूसरे मुसलमान है और तीसरे कौन से हैं, ईसाई है। और चौथे नंबर पे आते हैं सिख। और फिर जो पांचवा नंबर है वो है बौद्ध। और 6 नंबर के ऊपर हम ले सकते हैं जैन। तो आप देख सकते हो जो इतिहास में आप पढ़ते हो हिंदू धर्म का जो बाद सबसे जो ज्ञात प्राचीन धर्म है, ज्ञात प्राचीन धर्मों में सबसे प्राचीन माना जाता है जैन, जिसकी उत्पत्ति भारत से हुई है। हिंदू धर्म से ही इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति। तो इसी की संख्या आपको पता है कि भारत में सबसे क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो भारत में देखें 2011 की जनगणना के अनुसार इनके आंकड़े, तो हिंदुओं का जो प्रतिशत है वो है 79.08%। आजकल आपको पता है कि मीडिया के माध्यम से आप सुनते हो कि हमें उस धर्म से खतरा है, उनको हमसे है। तो किसी को कोई खतरे वाली बात नहीं है। आज भी हम क्या हैं, 80% है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि आजादी के पास की जनगणनाओं में हम बात करें तो हम लगभग 90% के लगभग जो जनसंख्या थी वो हिंदुओं की थी। और हिंदुओं की जो वर्तमान में जनसंख्या है वो घट रही है। और जो मुस्लिम समुदाय है इसकी जनसंख्या में क्या देखने को मिल रही है, बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं का प्रतिशत पूछ लिया जाए तो 79.08%। मुस्लिम जनसंख्या की मैं बात करूं तो यह 2011 के आंकड़ों के अनुसार है 14.2%। ईसाई की मैं बात करूं तो 2.3%। और सिख तो आपको पता है सब एक साथ है, तो इनका प्रतिशत है 7%। उसके बाद में अगर मैं बौद्ध जनसंख्या की बात करूं तो यह है 0.7% बौद्ध। और जैन की मैं बात करूं तो यह है 0.4%। तो भारत के अंदर अगर मैं धार्मिक संगठन को देखूं तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा हिंदू 79.8 यानी लगभग 80%। फिर आपके 15% यानी 14.2% के लगभग हैं मुस्लिम। ईसाई की बात करूं तो 2.3%। सिख की बात करूं तो 1.7%। और बौद्ध की बात करूं तो 0.7%। और जैन की बात करूं तो 0.4%। तो भारत के जो सबसे प्राचीन जो धर्म माने जाते हैं बौद्ध और जैन, तो उनकी आप स्थिति देख सकते हो कि सबसे कम जनसंख्या उन्हीं की मिलती है। यहां मैं बात करूं इन जनसंख्याओं के क्षेत्र की, तो हिंदू आपको पता है संपूर्ण भारत के अंदर हिंदू जनसंख्या, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का ही देश है, तो सर्वाधिक इन्हीं की जनसंख्या। और आपको पता है हर कोने के अंदर हिंदू जनसंख्या निवास करती है। फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कम हो सकती है, लेकिन निवास सब जगह करती है। मुस्लिम जनसंख्या की बात करूं तो यह भी लगभग है सभी क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। लेकिन ज्यादातर ये बात करूं तो तटवर्ती जो सीमावर्ती राज्य हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया या सीमावर्ती जो क्षेत्र है, वहां ये ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, जो बड़े जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, यहां पर भी ये ज्यादा देखने को मिलती है। तो हाँ, इनकी मैं बात करूं तो इनके बाकी जो ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन हैं, इनके एक निश्चित क्षेत्र है। ईसाइयों की मैं बात करूं तो सर्वाधिक जो ईसाई है वो गोवा राज्य के अंदर देखने को मिलते हैं। देश में सबसे ज्यादा ईसाई जनसंख्या है वो गोवा के अंदर है। उसके बाद में स्थान आता है केरल का, फिर आपका स्थान आता है मेघालय का, और फिर आपका स्थान आता है मिजोरम का। हाँ, ईसाई जनसंख्या देश में 2.3% पाई जाती है। और सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? गोवा में, फिर केरल में, फिर मेघालय में, फिर मिजोरम में। और एक चीज और ध्यान में रखना, ये ज्यादातर गांवों पर अटैक करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में।
इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में। यानी जो ईसाई धर्म के मिशनरी है, अपना देश वैसे तो धार्मिक संगठन पढ़ रहे हैं, अपना देश है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत के अंदर सभी धर्मों का सम्मान होगा। भारत किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, भारत को किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों का आदर करेगा और सभी धर्मों को संरक्षण देगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं है कि भारत किसी धर्म को नहीं मानता, भारत धर्मों को मानता है, लेकिन सभी का आदर करेगा और सभी को संरक्षण देगा। यहाँ सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की इजाजत है। यही कारण है कि जो ईसाई धर्मावलंबी है वो भारत के अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ की जो हिंदू जनसंख्या है या अन्य धर्मों की जनसंख्या है उनको प्रेरित करते हैं गांवों के अंदर, और फिर उनको ईसाई धर्म में क्या करते हैं, वो तब्दील करते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई ईसाई अंग्रेजों के यहाँ रह गए या वहाँ से आए हैं, ये भारत के ही लोग हैं। जो कभी हिंदू जनसंख्या होती थी, आज ये धीरे धीरे ईसाई जनसंख्या में क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। और कई बार आप न्यूज़ में देखते भी हो, जहाँ जहाँ ईसाइयों के क्षेत्र हैं वहाँ आरएसएस के जो स्कूल हैं वो कार्यरत हैं, ताकि इन लोगों को हिंदू धर्म से जाने से रोका जा सके, इनको जागरूक किया जा सके। तो चलो ये तो अलग बात थी। हम हमारे संगठन में आगे बात करते हैं सिखों की। तो सिखों का आपको सबको पता है, सबसे बड़ा क्षेत्र जो उनकी उत्पत्ति मानी जाती है पंजाब, दूसरा पंजाब का ही भाग हरियाणा और तीसरा है दिल्ली। इन क्षेत्रों के अंदर सिखों की जनसंख्या है वो अच्छी खासी देखने को मिलती है। वैसे तो सिख भी थोड़े बहुत है, वो सभी राज्यों में देखने को मिलते हैं उत्तर भारत के, लेकिन ज़्यादातर जो बहुल्य क्षेत्र हैं वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अपना उत्तरी राजस्थान। बौद्धों की मैं बात करूं तो बौद्ध जनसंख्या का प्रतिशत है वो बहुत कम पाया जाता है, और बौद्धों के अंदर जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो सिक्किम में। प्रतिशत के हिसाब से मैं देखूं तो जो सिक्किम चीन बॉर्डर पे जो राज्य है उसके अंदर बौद्धों की जनसंख्या सबसे ज्यादा। फिर दूसरा स्थान आता है अरुणाचल प्रदेश। कई बार न्यूज चैनलों में आप देखते होंगे कि इनके मठ वगैरह, तो लद्दाख का क्षेत्र है वहां पर भी इसके अनुयायी पाए जाते हैं। इसके अलावा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर भी इस जनसंख्या का जो क्षेत्र है धर्म का क्षेत्र पाया जाता है। तो प्रमुख राज्य है यहाँ सिक्किम, दूसरा आप अरुणाचल प्रदेश लिख सकते हो, फिर जम्मू कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया। तो जो चीन के बॉर्डर के नजदीक राज्य हैं वहाँ इस धर्म की जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। वैसे आपको पता है कि बौद्ध धर्म का ज्यादा बोलबाला चीन और श्रीलंका के अंदर है। मौर्य साम्राज्य पढ़ते हैं तब आपने देखा होगा कि अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था। इसकी वजह से ये चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया ऐसे क्षेत्रों में फैला। भारत में इसकी संख्या कम है, लेकिन चीन और श्रीलंका में इस धर्म की संख्या अधिक देखने को मिलती है। यही कारण है कि चीन के जो सीमावर्ती राज्य हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, यहाँ इसकी संख्या अधिक पाई जाती है देश में। और अगला आता है जैन। जैनों की अगर मैं बात करूं तो जैन सर्वाधिक हमारे राजस्थान में निवास करते हैं। दूसरा जो स्थान है वो गुजरात का, और तीसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का। तो जैन सर्वाधिक राजस्थान में, फिर गुजरात में और महाराष्ट्र में। और इनकी एक विशेषता यह है कि जिस प्रकार से ईसाई गांवों में निवास करते हैं वैसे ही आपको पता है जैन नगरों में निवास करते हैं, यानी शहरों में इनकी संख्या ज्यादा पाई जाती है। और लगभग ये बिजनेसमैन आपको मिलेंगे, जैनों में ज्यादातर है वो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं। तो ये नगरों के अंदर रहते हैं। और जैनों की संख्या पूछ सकते हैं सर्वाधिक किस राज्य में है, तो हमारा राजस्थान, दूसरा गुजरात और तीसरा महत्वपूर्ण राज्य कौन सा है जैन धर्म के लिए, महाराष्ट्र। तो ये था हमारा धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, हिंदुओं की। मुसलमानों की संख्या कितनी है 2011 के अनुसार 14.2%। फिर बात की जाए ईसाइयों की कितनी है 2.
3 और सिख कितने हैं 1.7, बौद्ध है 0.7 और जैन कितने हैं 0.4। यहां देखा जाए ईसाई प्रमुख रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं, गोवा में, और बौद्धों की बात की जाए तो प्रतिशत के हिसाब से किस राज्य में अधिक है, सिक्किम में, और जैनों की बात की जाए तो किस राज्य में अधिक है, राजस्थान में। ईसाई ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा बस पाए जाते हैं, जबकि जो जैन है वो नगरीय या शहरी क्षेत्रों में ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये था हमारा धार्मिक संगठन। तो आप जो ये छोटे प्रश्न हैं इनको ज़्यादा ध्यान में रखना, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ जो छोटे छोटे प्रश्न जिसके लगातार बोर्ड एग्जाम में सही हो गए वो एक एग्जामिनर का माइंड सेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और फिर वही बच्चा उच्च स्कोर के होगा। क्योंकि जिसका छोटे प्रश्नों में भी 1-2 प्रश्न कट गए तो आपको पता है 2-3 नंबर तो वैसे ही कम हो गए, और जिसके छोटों में 2-3 नंबर कम हो रहे हैं तो एग्जामिनर फिर बड़े प्रश्नों के अंदर भी आपको पता है वो काटने की सोचता है, और जिसके सारे ही छोटे हैं तो वो बच्चा एग्जामिनर को एक ऐसे लगता है कि ये बच्चा होशियार बच्चा है, और फिर उसके बड़े प्रश्नों को है वो नॉर्मली लेता है, और हाई स्कोर के लिए ऐसे बच्चे आगे तक जाते हैं। यही पिछली बार हुआ था कि जो बच्चे उच्च स्कोर थे 98, 99, 100 नंबर तक के जो बच्चे थे उन्होंने छोटे प्रश्न सारे कवर किए थे। तो अब हमने नगरीय जनसंख्या संगठन पढ़ा, फिर भाषा पढ़ा, फिर हमने धार्मिक संगठन पढ़ा, और अब हम पढ़ने वाले हैं श्रमजीवी संगठन। श्रमजीवी संगठन, भारत में श्रमजीवी या श्रमिकों की बात करूं तो जो श्रमजीवी संगठन है इसको मैं आर्थिक आधार पर 2 भागों में बांट सकता हूं। और कौन कौन से 2 भाग हैं, सॉरी 2 नहीं 3 भागों में। सबसे पहले आते हैं मुख्य श्रमिक। मुख्य श्रमिक, दूसरे सीमांत श्रमिक, यानी वो लोग जिनको जी में आया तो काम किया या नहीं किया। ऐसा नहीं है, सीमांत के अंदर है कि काम तो भारत में सब करने चाहते हैं, लेकिन दिक्कत है कि रोजगार मिलता नहीं। जिस प्रकार से योग्यता है उस योग्यता के अनुसार लोगों को रोजगार मिलता नहीं, तो ये कभी किधर काम कर लेते हैं, कभी किधर काम कर लेते हैं, और पूरे वर्ष इनको काम मिलता नहीं। चलो वो तो इनकी परिभाषा आगे पढ़ेंगे, हम देखते हैं कि क्या इनका मापदंड रखा गया। और अगले वो आते हैं अश्रमिक, जो कोई काम करते ही नहीं। तो आपको पता है कि मुख्य रूप से तो श्रमिक 2 ही प्रकार के हैं, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक। दूसरे इस वर्ग में उनको भी रख दिया जो बिल्कुल काम नहीं करते, यानी दूसरों पर ही आश्रित रहते हैं, दूसरा कमाओ और ये बैठे बैठे खाते हैं। तो आर्थिक आधार पर जो श्रमजीवी संगठन है उसके अनुसार श्रमिकों को 3 भागों में बांटा गया है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। अब सबसे पहले देखते हैं कि मुख्य श्रमिक क्या होता है। तो वह श्रमिक जो वर्ष में 183 दिन या इससे अधिक कार्य करता है या रोजगार प्राप्त करता है, तो वह मुख्य श्रमिक। तो 183 दिन या 183 दिन से अधिक जो कार्य करने वाला श्रमिक है वो कहलाता है मुख्य श्रमिक, यानी जो 6 महीने से ऊपर कार्य करता है लगभग, वो होता है मुख्य श्रमिक। फिर आता है सीमांत श्रमिक। सीमांत श्रमिक का मापदंड है कि 183 दिन से कम काम करने वाला, नीचा नहीं रखा, चाहे वो 1 दिन काम करो, लेकिन 183 दिन से क्या करना चाहिए, कम। 183 दिन से कम काम करने वाला, यानी वह श्रमिक जो वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है वह सीमांत श्रमिक कहलाता है। और फिर आता है अश्रमिक। अश्रमिकों की बात करूं तो ये वो श्रमिक है जो काम नहीं करते, काम नहीं करते। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि भारत के अंदर ऐसे लोग 60% हैं।
यानी देश की जनसंख्या में 60% लोग ऐसे हैं जो कोई काम नहीं करते। हालांकि इसके अंदर बच्चे और बूढ़े आते हैं। आपको पता है कि भारत में जो आयु वर्ग बांटा गया है उसके अंदर 15 से लेकर 59 वर्ष तक का है, उसमें रखा गया। बाकी उससे ऊपर वाले हैं वो बूढ़े हो गए और नीचे वाले बच्चे हैं, तो इसमें बच्चे और बूढ़ों की संख्या ज्यादा है। तो आपको ही पता है कि बूढ़ा आदमी भारत के अंदर जो आयु वर्ग के हिसाब से देखें तो 40-50 साल के बाद में वो वैसे ही काम करने लायक नहीं रहता, तो वो लोग आते हैं। और बच्चे तो वैसे ही तो 60% उनकी संख्या है। इसको आश्रित जनसंख्या कहा जाता है। तो ये इतनी बड़ी जनसंख्या का भार किनके ऊपर है? इनके ऊपर है। और इनमें भी यही तो है मुख्य जो अधिकतर काम करते हैं। बाकी ये तो वो लोग हैं जो 6 महीने से भी कम क्या करते हैं? काम। फिर भी हम इनको क्रियाशील जनसंख्या मानते हैं। जो मुख्य श्रमिक और जो सीमांत श्रमिक है इन्हीं को मिलाकर क्रियाशील जनसंख्या कहा जाता है। और इस क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत है देश में 39.8%, यानी लगभग 40%। तो देश में क्रियाशील जनसंख्या 40% और आश्रित जनसंख्या है वो 60% पाई जाती। यही कारण है कि कमाने वाले कम हैं और खाने वाले क्या हैं? ज्यादा। इसी वजह से देश की स्थिति आपको पता है धीरे धीरे जिस देश के पास में ये जनसंख्या ज्यादा होगी वो देश उतना ही समृद्ध होगा। वैसे भारत में युवाओं की जनसंख्या है वो अधिक है, इसलिए भारत को युवाओं का देश भी कहा जाता है। लेकिन काम करने वालों का प्रतिशत है 39.8%। अब देखो ये जो कार्यशील जनसंख्या है जो काम करती है और ये आश्रित जनसंख्या है, इस कार्यशील जनसंख्या के अंदर बात करूं भारत में 39.8% है। अगर मैं राज्यों के अनुसार बात करूं किस राज्य के अंदर सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या पाई जाती है तो वो आपका राज्य आता है गोवा। गोवा है, इसमें सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या है वो पाई जाती है और गोवा के लगभग 39.6% लोग हैं वो काम करते हैं। गोवा में 39.6% लोग हैं वो काम करते हैं, यानी देश के लगभग औसत के बराबर गोवा के अंदर है वो क्रियाशील जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में बात करूं मैं तो केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर एक क्षेत्र आता है दमन और दीप का, दमन द्वीप। और इस दमन और द्वीप के अंदर 39 इसके आंकड़े में शायद 39.6 इसके हैं क्या? हाँ, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक क्रियाशील जनसंख्या है दमन और दीप की। और राज्यों के अंदर सर्वाधिक जो क्रियाशील जनसंख्या है वो गोवा की 39.6%। तो देश में क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत है 39.8%। राज्यों में सर्वाधिक जो प्रतिशत क्रियाशील जनसंख्या है वो गोवा की और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर आता है दमन और दीप का। एक चीज और बात करूं, जो ये क्रियाशील जनसंख्या है इसको भी हम व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है तो यहां कृषक अधिक मिलते हैं, कृषक। और कृषक हो गया। दूसरा कृषि मजदूर, यानी कृषक तो वो जिनके पास में खेत है, खेती करते हैं। और कृषक के अलावा जो कृषि मजदूर यानी वो लोग जो इन किसानों के खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करते हैं, इन दोनों को कहा जाता है प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय जो आपने फर्स्ट बुक है उसके अंदर प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं जो अपने चैप्टर आते हैं उसमें हम देखते हैं कि ये कृषि से जुड़े हुए सेक्टर हैं और कृषि से जुड़े हुए सेक्टर हैं वो प्राथमिक व्यवसाय के अंदर आते हैं। और इस प्राथमिक व्यवसाय के अंदर
54.6% जनसंख्या, यानी कुल जो क्रियाशील जनसंख्या का है वह 54.6% है, वो देश में प्राथमिक व्यवसाय या तो वो कृषक है या कृषि मजदूर है। इन कृषकों की मैं बात करूं तो कृषक देश में सर्वाधिक है वो हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज्यादा कृषक जनसंख्या अगर राज्यों में बात करूं तो हिमाचल प्रदेश आता है और दूसरा स्थान है नागालैंड का। अगर कृषि मजदूरों की बात करूं तो आप सबको पता है कृषि के लिए हमें मजदूर सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त होते हैं, बिहार। या तो हमारे क्षेत्र में आपको पता है हनुमानगढ़ में जो चावल लगाने वाले आते हैं वो बिहार के आते हैं। बिहार के अलावा दूसरे हमें ज्यादा मिलेंगे उत्तर प्रदेश के। तीसरे जो प्रमुख रूप से मिलेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये ऐसे राज्य हैं जहां जनसंख्या अधिक है, इन लोगों के पास में खुद की जमीनें कम है, इसकी वजह से ये दूसरे क्षेत्रों के अंदर दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए आते हैं, इसलिए इन्हें कृषि क्षेत्र में काम करते हैं तो इनको कृषक मजदूर कहा जाता है। तो कृषक मजदूरों की सबसे ज्यादा संख्या बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में देखने को मिलती है, जबकि कृषकों की संख्या सबसे ज्यादा किसान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में प्रतिशत के हिसाब से। फिर मैं बात करूं तीसरे जो आते हैं वो आता है घरेलू उद्योग। घरेलू उद्योग, और उद्योग आपने पढ़ रखे हैं कि उद्योगों को द्वितीयक व्यवसाय में रखा जाता है। तो घरेलू जो उद्योग हैं इनका जो देश में प्रतिशत है, यानी जो द्वितीय व्यवसाय में आते हैं घरेलू उद्योग, इनका जो प्रतिशत है वो लगभग 3.8%। तो जो घरेलू उद्योग हैं वो देश में इनकी संख्या 3.8% है। और अंत में जो आता है वो आता है आपका जो सेवा सेक्टर आता है, जिसको हम तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप भी बोल सकते हैं। तृतीय व चतुर्थ क्रियाकलाप। और इस जो सेवा सेक्टर के अंदर जो प्रतिशत है देश में वो है 41.6%। यानी देश में सबसे ज्यादा प्राथमिक व्यवसाय भारत में 54.6% कृषक या कृषि मजदूर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न है, घरेलू उद्योगों में 3.8 है और तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप के अंदर इनकी संख्या 41.6% है। और एक चीज ध्यान में और रखना, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप के अंदर सर्वाधिक जो संलग्न राज्य हैं उनके अंदर आपका दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, क्योंकि उच्च उद्योग यहीं देखने को मिलते हैं। तो दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां तृतीय व चतुर्थ क्रियाकलाप के लोगों की संख्या अधिक मिलती है। हमारा मुंबई हो गया। तो ये हमारा था श्रमजीवी संगठन। एक बार और देखते हैं श्रमजीवी संगठन को आर्थिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 3। पहले मुख्य श्रमिक, दूसरे सीमांत श्रमिक, तीसरे अश्रमिक। मुख्य श्रमिक कौन होते हैं? वह श्रमिक जो वर्ष में कम से कम 183 दिन या इससे अधिक कार्य करते हैं, वो मुख्य श्रमिक कहलाते हैं। सीमांत श्रमिक कौन होते हैं? जो 183 दिन से कम काम करते हैं। कम चाहे एक दिन ही करो, लेकिन 83 दिन से जो कम काम करते हैं वो हो गए सीमांत श्रमिक। और तीसरा इसने रखा अश्रमिक, जो वास्तव में श्रमिक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोई काम ही नहीं करते। अब बात की जाए देश में मुख्य श्रमिक, और प्रश्न पूछ सकता है मुख्य श्रमिक या सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? देश में 39.8। या देश में क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 39.8। क्योंकि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिकों को ही कहा जाता है क्रियाशील जनसंख्या। और फिर आपकी आती है आश्रित जनसंख्या। आश्रित जनसंख्या का देश में कितना प्रतिशत है? 60%। फिर प्रश्न पूछ सकता है कि देश में सर्वाधिक क्रियाशील जनसंख्या किस राज्य की है? गोवा की है। केंद्र शासित प्रदेशों में बात करें तो सर्वाधिक क्रियाशील दमन और